अजीत पवार ने बिछा दी बीजेपी की हार की बिसात। बीजेपी को अजीत पवार ने अपने स्टाइल में दिया जवाब। महाराष्ट्र की सियासी दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। महाराष्ट्र की सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एनसीपी में भी फूट पड़वा दी थी और अजीत पवार को अपने पाले में कर लिया था। लेकिन अब अजीत पवार ऐसी चालें चल रही हैं जो बीजेपी को हार की ओर धकेल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो अजीत पवार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी के लिए हार की बिसात बिछा दी है। आप पहले जूनियर पवार का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में पवार साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले जब आरक्षण दिया गया था तो कोर्ट ने शिक्षा के लिए इसकी अनुमति दी थी, नौकरियों के लिए नहीं। अब ये सरकार 3 पार्टियों की है तो मैं ये मुद्दा सीएम और डिप्टी सीएम के सामने रखूंगा और हम कोई समाधान निकालने की कोशिश भी करेंगे। यानी महाराष्ट्र में तमाम तरह की उठापटक के बीच अजीत पवार ने मुस्लिम आरक्षण का एक नया मुद्दा ही छेड़ दिया है। शिवसेना से अलग होकर शिंदे गुट बनाने वाले एकनाथ शिंदे अभी अपने साथ आए विधायकों की योग्यता और अयोग्यता के मामले में ही उलझे हुए हैं। उधर बीजेपी कभी नितिन गडकरी तो कभी देवेंद्र फडणवीस के कारण मुश्किलों में पड़ जाती है और अब अजीत पवार ने भी बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी तो कभी भी आरक्षण के समर्थन में नहीं रही है और ना ही खासकर जब मुस्लिमों या पिछड़ों को आरक्षण देने की बात आती है तो बीजेपी आनाकानी करने लगती है। अभी महिला आरक्षण के दाव में भी राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए पेच फंसा दिया है, क्योंकि वो महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता उमा भारती ने तो बिल्कुल बगावती तेवर ही अपना लिए हैं। उमा भारती बार बार मोदी से मांग कर रही हैं कि पिछड़ों के लिए तुरंत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। वहीं कर्नाटक से सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरक्षण के लिए एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी और भी ज्यादा फंस जाएगी। जाहिर है कि सूर्या कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। एक आग उगलते हुए ट्वीट में तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी की जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली मुहिम को गलत बताते हुए इसे जिन्ना की सोच वाला विचार बता दिया, जिससे भारत का विभाजन की ओर बढ़ेगा। तेजस्वी सूर्या जिस बात को जिन्ना की सोच बता रहे हैं वही मांग तो उनकी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी का ध्यान राहुल गांधी पर इल्जाम लगाने में है। लेकिन इस चक्कर में वो खुद हार के गड्ढे की ओर बढ़ रही है। ये बात बीजेपी नहीं देख रही है। अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी को उसी गड्ढे में धकेल रहे हैं जिसमें गिरकर बीजेपी ने कर्नाटक की सत्ता गंवा दी थी। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम खुद किया था। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने का काम अजीत पवार कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में चुनाव से पहले मार्च 2023 में बीजेपी सरकार ने लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय को साधने के लिए मुस्लिमों को मिले 4% आरक्षण को खत्म करने का फैसला लिया था, जिसका बुरा नतीजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ा। अब महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हार के आसार बीजेपी के लिए बन रहे हैं। दरअसल एनसीपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक की अहम भूमिका रही है, तो अजीत पवार उसी के हिसाब से बयान भी दे रहे हैं, जो सबक उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से सीखा है। लेकिन बीजेपी और शिंदे तो मुस्लिमों को साथ लेकर चलने वाली राजनीति नहीं करते हैं। डिप्टी सीएम फडणवीस तो धार्मिक आधार पर आरक्षण की नीति के साफ विरोधी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक अमिट सियासी लाइन की तरह रही है। पहले इस तरह की जब भी कोशिशें हुई तो उसके खिलाफ फडणवीस ने यही कहा कि मुस्लिम कोटे से ओबीसी और मराठा आरक्षण प्रभावित होगा और संविधान भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। लेकिन अजीत पवार ने मुस्लिम कोटे को लेकर खुद ही एक बैठक बुलाई। ये बैठक मुसलमानों से जुड़े मसलों और आरक्षण को लेकर ही थी। उसमें कहा गया कि अदालत के फैसले के अनुसार शिक्षण संस्थानों में 5% मुस्लिम कोटा लागू करने पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पिछड़े मुसलमानों के लिए एक स्पेशल पैकेज पर विचार करने का भी भरोसा दिया। पवार के इस कदम से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का सियासी समीकरण गड़बड़ाता दिख रहा है। अजीत पवार ने अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा मुस्लिम कार्ड चला है जो राज्य की सत्ताधारी बीजेपी शिंदे और अजीत पवार सरकार का तनाव बढ़ा सकता है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने यह कहकर अपना राजनीतिक जनाधार तो बचाए रखने की कोशिश की है कि वो शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों के लिए
5% आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे। लेकिन बीजेपी और शिंदे का सियासी इतिहास यही बता रहा है कि ऐसी कोई भी बातचीत फेल ही होगी। लेकिन अगर अजीत पवार की बात इन दोनों गुटों ने नहीं सुनी, तब अजीत पवार क्या करेंगे, यह सवाल भी अब उठने लगा है। अगर अजीत पवार को अपना सियासी भविष्य बचाना है तो उन्हें मुसलमानों को साथ लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें शायद बीजेपी के अधीन डिप्टी सीएम से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। वैसे भी अभी एनसीपी के अजीत पवार का गुट चिंता में है, क्योंकि चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के दोनों गुटों को 6 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है। इससे पहले 30 जून को अजीत पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत अपने गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। इसके बाद अजीत पवार ने 3 जुलाई को एनसीपी के सभी विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए शिवसेना बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब चुनाव आयोग दोनों गुटों के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के बाद क्या फैसला देगा और एनसीपी पर किसका मालिकाना हक रहेगा, ये तो 6 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से पवार को साइडलाइन किया जा रहा है और जैसे वो हर दूसरे दिन अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, वो सरकार में पूरी निष्ठा के साथ बने हुए हैं, उससे समझ आ रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अभी जब अमित शाह मुंबई गए थे और लालबाग के गणपति के दर्शन उन्होंने किए, तो उनके साथ सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी थे। लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं थे। समझदार को इशारा ही काफी होता है, और बीजेपी ने अजीत पवार को शायद समझदार मानते हुए इशारा कर दिया है कि उनकी हैसियत इस सरकार में क्या है। अब देखना यह होगा कि इस इशारे का जवाब अजीत पवार ने क्या मुस्लिम आरक्षण की बात छेड़कर दे दिया है, या कोई और बड़ा उलटफेर अभी महाराष्ट्र में होना बाकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार।